हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। 8.1 आंसर द फॉलोइंग, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है आपके। यू कैन शील्ड ए चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। ये क्लास 12 के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर हम चार्ज को पुट कर देते हैं तो वहां इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती है, हॉलो कंडक्टर के अंदर, अनलेस वहां पर कोई चार्ज, दूसरा चार्ज ना हो। क्योंकि दूसरा कोई चार्ज होगा तो डेफिनेटली वहां पर फील्ड होगी। अगर सिर्फ अकेला चार्ज है तो उस पर एक्ट होने वाली कोई फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसे क्रॉस नहीं कर सकती। यू कैन शील्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल, कैन यू शील्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर by putting it inside a hollow sphere or by some other means। इसका कहने का मतलब है, अगर किसी hollow sphere में हम, जो मैटर से बना हुआ है, अगर हम कोई दूसरा मास रख देते हैं तो क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस खत्म हो जाएंगे? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड की यह प्रॉपर्टी अलग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी अलग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्रॉस नहीं कर सकती मेटल को, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड मैटर को क्रॉस कर सकती है। इस मैटर की सरफेस के अंदर दूसरा मास है, बाहर अगर कोई और मास है सपोज, तो उस मास का इफेक्ट डेफिनेटली इस पर होगा, फील्ड इस पर एक्ट करेगी। तो हमारा आंसर होगा नो, वी कैन नॉट शील्ड। बेसिकली वी कैन नॉट शील्ड। यहां शील्ड कर सकते हैं, यहां शील्ड नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम पढ़ते हैं, थ्योरी में तो हम यह पढ़ते हैं कि उस मास पर इन दोनों का जो फोर्सेस है वो तो है ही, इसके कारण भी फोर्स हो सकता है, तो वह फोर्स इस पर एक्ट होगा। इसके कारण डेफिनेटली फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये कंडक्टर हॉलो कंडक्टर है और स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो इसके कारण यहां पर फील्ड, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। लेकिन बाहर किसी ऑब्जेक्ट के कारण यहां पर फील्ड है तो वो जरूर होगी, वो जीरो नहीं होगी। तो यह ध्यान रखना चाहिए, काफी अच्छा पॉइंट है ये। और देखते हैं, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेस शिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। स्मॉल स्पेस शिप है, कैन नॉट डिटेक्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी वहां नहीं होगी, क्योंकि फ्री फॉल माना जाता है स्पेसशिप को। ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ अगर है, वो ऑर्बिट कर रही है, तो वो फ्री फॉल माना जाता है। वहां हम जानते हैं कि हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स का हम ग्रेविटी जीरो फील करते हैं, जीरो ग्रेविटी इफेक्ट होता है वहां पर, अपरेंट ग्रेविटी जीरो होती है। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। ऑब्वियसली स्पेस स्टेशन अगर लार्ज साइज का है तो उसका खुद का ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा और वह डिटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा यस। तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल यस, ही कैन डिटेक्ट सम ग्रेविटी इफ द स्पेसशिप इज ऑफ लार्ज साइज। सी पढ़ते हैं, इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू दैट ड्यू टू द मून, you would find that sun's pull is greater than the moon's pull। सन का पुल मून के पुल से ज्यादा है। You can check this yourself using the data available in the succeeding exercise। However, the tidal effect of the moon pulls is greater than the tidal effect of sun। Why? Tidal effects जो होते हैं वह डिपेंड करते हैं, tidal effect जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं proportional to distance का क्यूब, रेसिप्रोकल ऑफ द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। जबकि फोर्सेस जो होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम देख सकते हैं आर सन की केस में ज्यादा होता है, इसलिए उसका टाइडल इफेक्ट कम होगा और मून का टाइडल इफेक्ट ज्यादा होगा। यह थ्योरी काफी एडवांस होती है, हम लोग टाइडल इफेक्ट नहीं पढ़ते हैं हमारी क्लासेस में। ग्रेविटेशन का टाइडल इफेक्ट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम।